Hello, good morning students. This video is for Standard 8 Subject Social Science. हमारे आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें क्या आता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको नॉर्मल थिंकिंग में सोचना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रूल बुक होती है। जैसे कि हमारी स्कूल में एक रूल बुक होती है कि ये रूल्स हमें फॉलो करना है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बुक किसके लिए है, पूरी कंट्री के लिए। और उसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज लिखे हुए हैं हमें वो फॉलो करने हैं। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, वो लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। So we are starting. Heli, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV. यहाँ पे आपको एक स्टोरी से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, 2011 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं विद देयर पेरेंट्स। एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हो रही है। हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of the Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup। यानी कि श्रीलंका ने बहुत एफर्ट्स की है मैच जीतने के लिए, लेकिन हमारा जो कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उसकी वजह से हमारी टीम है वो वर्ल्ड कप जीत गई है। एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री, यानी सब विक्ट्री मना रहे हैं। Heli said to her mother while watching TV, "Mommy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean?" यानी कि जो पहले मैच हुई थी उसमें टाई हुई थी, ये क्या होता क्या है, वो अपनी मम्मी से पूछ रही है। Nitaben said, "Heli, for a popular game like cricket, the ICC has systematically formed rules." यानी कि जो गेम है क्रिकेट की, उसके लिए आईसीसी ने क्या किया है, एक रूल्स बनाए, मतलब एक परफेक्ट प्लानिंग की हुई है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है, यानी रूल्स बनाए हुए हैं। अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर। जैसे आप सबको पता है टाई क्या होता है, जब दोनों टीम का स्कोर सेम ही होता है तब टाई होती है। इवन द गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एट्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ, यानी ये सारे जो गेम्स हैं उसमें भी अलग अलग रूल्स होते हैं, सबके अलग अलग। जैसे कि ये तो सिर्फ गेम की बात है, स्कूल है, दूसरी ऑफिस है, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। इफ अ गेम हैज सो मैनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलर नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स। अब ये लाइन क्या बता रही है कि एक छोटी सी गेम खेलने के लिए इतने सारे रूल्स हो सकते हैं, तो ये तो हमारी पूरी वास्ट कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वर्क है, फील्ड है, तो इनको रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्लू पैराग्राफ में दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, ये सबका हमें राइट मिला है और इन सब के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अज्योरिंग the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल डिग्निटी रहनी चाहिए और जो हमारी पूरी कंट्री है, पूरा नेशन है, उसमें इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 नवंबर 1949, हमें जिसमें ये सारे हक मिले हुए हैं, सारे राइट्स मिले हुए हैं। प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, अ सिस्टमेटिक कंप्लाइजन ऑफ सेट ऑफ रूल्स to run the government
ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अ सिस्टमेटिक कंप्लाइजन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उसे रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और इन अनरिटन फॉर्म, यानी वो रिटन फॉर्म में भी होता है, और जैसे कि हमारी स्कूल है या तो कोई छोटी सी जगह है तो वहाँ पे ऐसे ही हम रूल्स बना देते हैं, कहीं पे लिखे हुए नहीं होते, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए वो रिटन फॉर्म में होते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से, जैसे आपकी बुक है, कोई भी आप बुक खोलोगे तो आपकी बुक्स जहाँ से स्टार्ट होती है, वो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रियम्बल से। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एटसेट्रा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना है, मतलब कोई भी हम चीज़ करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो भी हमारे कुछ गोल्स होते हैं, तो ये बनाने का गोल क्या है, चार चीज़ें हैं। क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, सब पब्लिक को ध्यान में रखें, जैसे पहले के टाइम में होता था ना कि राजा महाराजा जो भी चाहते थे वही होता था, वैसा नहीं, पब्लिक को ध्यान में रख के सारे डिसीजन होते हैं। हमें वोट करने का राइट मिला है, ये किसकी वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से। सोशलिज्म रहना चाहिए, सेक्युलरिज्म रहना चाहिए, और नेशनल यूनिटी भी रहनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश, असेंबली यानी क्या होता है, एक मीटिंग, सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर, ये सारी डेट्स आपको याद रखोगी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 9 दिसंबर से 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर, तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन सब ने मिलके ये कमेटी बनाई। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो फोरसाइट मतलब दूर तक देखने की जो शक्ति होती है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सब सोचने की जो शक्ति होती है उसे हम फोरसाइट बोलते हैं। वो सब मिलके उन्होंने, मतलब वो सब यूज़ करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एट्सेट्रा, तो ये सारे नाम हैं लीडर्स के और स्कॉलर्स के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया। एट्सेट्रा प्रोवाइड देयर गाइडेंस। फ्रैंक एंथनी represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community, ये दोनों ने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प की थी। द कमिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, K.M. मुंशी एट्सेट्रा, तो कमिटी में ये सारे लोग इंक्लूड थे। देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित, तो ये दोनों भी जो फीमेल स्कॉलर्स या तो फीमेल लीडर्स थी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटी बुक नहीं है कि 2-3 दिन में बन जाए, ये बहुत ही बड़ी, पूरी कंट्री को चलाने के लिए एक रूल बुक बनानी थी, तो इसलिए ये मेन असेंबली तो थी और दूसरी सब असेंबली भी थी जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फील्ड्स के लिए वर्क करती थी। द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, ड्राफ्टिंग मतलब ये सब सोचने के बाद क्या ड्राफ्ट करना है, कैसे बनाना है, उसके जो हेड थे वो कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। हैव टू द गेव टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days, तो इतना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, कितना, 2 years 11 months and 18 days। 166 मीटिंग्स उन्होंने बुलाई, सारा डिस्कस किया, उसके बाद फाइनल जो ड्राफ्ट है वो हमारे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने किया। ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो उन्होंने पास कर दिया, विच वॉज इन्फोर्स्ड यानी अमल में आना, लागू होना। जैसे कब से आया? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे आपको ये सब जो उसके कमेटी के मेंबर्स है, स्कॉलर्स है, उनकी पिक्चर दी गई है। मौलाना आज़ाद, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैयालाल नेहरू। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन? यानी हमें यहाँ पूछा गया है कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना मेहनत करके बना है, तो ये क्यों चाहिए हमें, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो क्या हो सकता है? नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी कंट्री या तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी या तो रूल्स के बिना चल सके। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी objectives. It is a document which finally gives the ethics and ideals of our country. ये फाइनल रूल बुक है, क्या है? डॉक्यूमेंट है जो हमारी कंट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? आइडियल्स क्रिएट करती है, एथिक्स बताती है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री वुड हैव, यानी हमारी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्टिक है, कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, उसके बारे में बताती है। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारी पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बताती है। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी, जैसे हमारी इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही। तो हम क्या करते हैं उसमें? हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के थ्रू हमारे लीडर्स को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे हमारी पूरी कंट्री को रन करते हैं। However, there are provisions in the Constitution to check the misuse of power by the leaders. हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस भी है कि अगर कोई लीडर से अपने पावर्स को मिसयूज़ कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको कैसे कम किया जाए या उसको कैसे पनिशमेंट दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। नाउ साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेमोक्रेटिक। इंडिया हैज़ अडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कौन सी सिस्टम चल रही है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा हमारे पूरे देश का शासन होता है। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years। हर 5 साल में हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। जो 18 एज से अप है वो अपना वोट डाल सकते हैं, ये आप सबको पता है। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। इलेक्शन के बिना तो डेमोक्रेसी होती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी लीडर रूल करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। लेकिन उनमें क्या रहता है? एक डर रहता है कि अगर हम कुछ मिसयूज़ करेंगे पावर का या कुछ गलत करेंगे तो अगली बार इलेक्शन में हमें कोई वोट नहीं देगा। तो इस प्रेशर में आकर वो क्या करते हैं? अच्छा काम भी करते हैं। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी पूरी कंट्री में से जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर, यानी कोई भी क्लास का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी रिलीजन का हो, लेकिन सबका वोट है वो मैटर करता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years। जो इलेक्शन में जो मतलब जीतते हैं, इलेक्टेड होते हैं, वो 5 साल के लिए रूल करते हैं। एवरी सिटीजन एंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट, यानी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सबको राइट है, उनको जो भी मर्जी हो, जो भी अच्छा लगता हो, वो रिलीजन, वो धर्म अपना सकते हैं। उनको बोलने की भी फ्रीडम है, एक्सप्रेशन और अपने विचार रखने की भी एक्सप्रेशन देने की भी फ्रीडम है। ये जब अंग्रेज थे तब ये पॉसिबल नहीं था, तब आप कुछ बोल नहीं सकते थे, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें फ्री हैं। नाउ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? अ सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट does not conform to the norms of any particular religion in its system of government। यानी कि ऐसा नहीं है कि चलो हमारी कंट्री में हिंदू ज़्यादा है तो सबको हिंदू ही बनना है या तो हिंदू ही मतलब उनके ही जो रूल्स है वो फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता है। सबको अपने अपने धर्म के अनुसार अपने फेस्टिवल्स मनाने का, अपने जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करने का फ्रीडम मिलता है। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ,
सेक्ट और रिलीजन, उनको उनके रिलीजन या तो बिलीव्स के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाता। चलो स्कूल है तो आप हिंदू है तो स्कूल में एडमिशन लेना है, मोमेडियन है तो नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया जाता है। एवरी सिटीजन एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। सबको अपने चॉइस का रिलीजन अपनाने की यहाँ पे फ्रीडम होगी, इसे हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं। नाउ थर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट that obtains power from people directly or indirectly. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is accessible to the all citizens irrespective of their caste, class, religion or gender. अब देखो, पहले जैसे किंगडम मतलब राजाओं का शासन था तो कैसे था कि जो किंग था और उसका जो फैमिली है वो जो भी सोचते थे वैसे ही पूरी कंट्री का या तो पूरे किंगडम का एडमिनिस्ट्रेट होता था। उनके ही थॉट्स, उनके ही विचार माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, जो भी पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही नहीं है, सबके हाथ में है। यानी कि हम क्या करते हैं, इलेक्शन में हम वोट दे के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको पावर देते हैं कि नहीं। हम जैसे कि चुनाव होता है तभी सब डिमांड्स करते हैं ना कि हमारे एरिया में ये कम है तो हमें हॉस्पिटल बनवानी है, हमें स्कूल बनवानी है। तो हमारी जितनी भी डिमांड्स होती है वो लोग सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं सब मिलजुल के हमारी पूरी कंट्री का शासन करते हैं। कोई थोड़े लोग हैं कि वही शासन नहीं करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको दो चार्ट दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन आता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में फिर तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेशन में क्या आता है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दो पार्ट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। आगे के जब स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने मिलेगा कि लोकसभा राज्यसभा क्या है, वो क्या वर्क करती है, कैसे बनती है। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और उनके नीचे काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट और दूसरी जो अलग अलग कोर्ट्स होती है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है? सबसे मेन जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर। स्टेट यानी स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो गवर्नर के भी तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जुडिशरी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में दो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट आती है। फिर एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर के नीचे कौन वर्क करता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें पंचायत, पंचायत मतलब जो विलेजेस होती है वहाँ पे कौन वर्क करता है? ग्राम पंचायत। और जो सिटीज़ है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स। और जो लेजिस्लेटर है वो कौन हैंडल करता है? स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद। आपको सबके बारे में डिटेल में आगे के स्टैंडर्ड में जानने मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं हमारे, जो हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वो। फिर पब्लिक ओपिनियन, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी पावर है, हमें ऐसी फ्रीडम मिली है कि हम अपना ओपिनियन उनको दे सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इनेक्ट लॉज। Legislature, executive and judiciary are the organs of government. Legislature makes laws, executive with the help of civil service officers implements the laws, and judiciary makes people follow the law and does the work of providing justice. तीनों चीज़ों के बारे में समझा गया है। सबसे पहले क्या होता है? लेजिस्लेचर, वो क्या करते हैं? लॉ है, मतलब लॉ को बनाते हैं, कौन कौन से लॉ फॉलो करने हैं। फिर जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, सिविल ऑफिसर्स, वो हमें समझाते हैं, हमें रूल्स फॉलो करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को। और जुडिशरी यानी कोर्ट्स, वो क्या करते हैं? वो ये चेक करते हैं कि लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पावर जो मिली है उनके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे करवाना है, कैसे पनिशमेंट देती है, वो जुडिशरी डिपार्टमेंट फिर से हम देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट क्या करता है? वो लॉज बनाते हैं। फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी है वो देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको कंट्रोल करते हैं। नाउ फेडरल स्टेट, India is a federal state. There is a distribution of subjects on which the central or the state governments can form laws. There are three such lists: union list, state list and the concurrent list.
लॉज फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। फेडरल है मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट या तो अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग कमिटीज़ को दे दिए जाते हैं कि 3 है हमारे यहाँ पे लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉज है वो कौन बनाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसे पूरे एंटायर नेशन में एप्लीकेबल करवाते हैं। नाउ लास्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं। दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 बट वॉज पुट इन यूज ऑन द 26 January 19। तो जब से इम्प्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन तब से हमें ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। द फंडामेंटल्स मतलब क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट, जो मतलब बेसिक जो राइट्स है वो। ऑफ इंडियन सिटीजन्स गारंटी दैट द रेसिडेंट्स ऑफ द लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहैबिट द कंट्री। ये क्या इंश्योर करते हैं कि जब तक आप इस कंट्री में रहते हो आप अपने घर पे या अपनी जगह पे शांति से अपनी लाइफ जी सकते हो। The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries। ये जो हमारे fundamental rules हैं वो सारी कंट्री में लगभग सेम ही होते हैं। The individual of fundamental rights to Indian citizens include the following। अभी देखो ये राइट कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि हमें लॉ के सामने इक्वालिटी मिली है। इक्वालिटी मतलब हमें सभी जगह का, किसी भी कास्ट की हो, कौन से भी हमारी इनकम हो, यानी कोई गरीब हो अमीर हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी कि स्कूल है तो स्कूल में सबको एडमिशन मिल सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म, हमें कोई भी धर्म अपनाने का फ्रीडम मिल सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली यानी शांति। पीसफुल मतलब क्या होता है? शांति। और एसोसिएशन मतलब सहकार, साथ में रह के, यानी कि हम शांति से और एक दूसरे के साथ रह के शांति से जी सकते हैं। यह हमें राइट मिला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ बोलने का और हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हमें फ्रीडम मिला है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। और दूसरा कौन सा राइट? हमारे जो मेन राइट्स जिसे हम सिविल राइट्स भी बोल सकते हैं, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे कि इक्वालिटी का है तो हमें कोई इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, या हमें रिलीजन को ज़बरदस्ती दूसरे रिलीजन में हमें फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होता है? गलत होता है। तो इससे हमें प्रोटेक्शन अगर चाहिए तो उसके लिए भी हम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ऐसा हमें राइट मिला है। तो ये हमारे 5 बेसिक राइट्स हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया गया है। तो आई होप यहाँ तक ये जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।